गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे 10 वो अहम खबरें जिन्हें मीडिया की हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। रिपोर्ट की पहली खबर सामने आ रही है सऊदी अरब से। 17 नवंबर को सऊदी अरब में मक्का से मदीना जाते हुए एक बस और डीजल टैंकर के बीच सड़क हादसा हो गया, जिसमें हैदराबाद के कम से कम 45 उम्रा ज़ायरीन शहीद हो गए। यह हादसा सोमवार सुबह करीब 1:30 बजे मफरीहत इलाके में हुआ। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार आईपीएस ने बताया कि बस में कुल 46 मुसाफिर थे, जिनमें से 45 की मौके पर ही मौत हो गई। केवल एक मुसाफिर मोहम्मद अब्दुल शोएब घायल बचा, जिसे अस्पताल में संकटपूर्ण हालत में भर्ती किया गया। हादसा मदीना से लगभग 25 किलोमीटर पहले हुआ और बस आग पकड़ गई। ज़ायरीन इस महीने 9 से 23 तारीख तक के सफर पर थे। मूल रूप से 54 मुसाफिर थे, जिनमें से 4 अलग कार में गए थे और 4 मक्का में ठहरे हुए थे। ज़ायरीन अलग अलग सफर ग्रुप से थे। अल मक्का 15 मुसाफिर, बाबुल हरमैन 21 मुसाफिर, हाफसा 5 मुसाफिर, महमूद भाईजान 4 मुसाफिर। यात्री में 28 महिलाएं और 17 मर्द शामिल थे। भारत का काउंसुलेट जेद्दा ने तुरंत एक 24x7 कंट्रोल रूम चालू किया और परिवारों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए। 800-244-0003 टोल फ्री, 009-661-226-14093, 009-661-266-14276, 009-66556-122-301 व्हाट्सएप। काउंसिलेट और भारतीय समुदाय के स्वयंसेवक अस्पताल और हादसे की जगह पर मौजूद है। भारतीय अधिकारी तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर परिवारों की मदद कर रहे हैं। हैदराबाद में यात्रा एजेंसी पर हताश रिश्तेदार इकट्ठा हुए। मोहम्मद तहसीन, जिनके रिश्तेदार बस में थे, उन्होंने कहा कि उनके परिवार के 7 सदस्य उम्रा के लिए गए थे और वे चाहते हैं कि मृतक मुसाफिरों के शव भारत लाए जाएं। आज की इस बुलेटिन की दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि सऊदी हादसे पर देश की प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, ईरान और सऊदी अरब ने क्या कहा। 17 नवंबर को सऊदी हादसे में 45 लोगों की जान चली गई। इस दुख के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा, मदीना में भारतीय नागरिकों के हादसे से गहरा दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं मृतक परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्दी शिफा की प्रार्थना करता हूं। हमारी एम्बेसी और काउंसिलेट सभी मदद कर रहे हैं और अधिकारियों का संपर्क सऊदी अधिकारियों के साथ बना हुआ है। इस पूरे हादसे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी गहरे दुख का इजहार करते हुए ट्वीट किया। मदीना सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों के शामिल हादसे से गहरा सदमा हुआ है। हमारे रियाद स्थित दूतावास और जेद्दा स्थित काउंसिलेट प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी मदद दे रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं। घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। ईरान की तरफ से भी इस पूरे हादसे पर ट्वीट आया है। नई दिल्ली में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के दूतावास ने कहा, नई दिल्ली में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सफारत खाना ने मदीना में हुए दुखद हादसे में भारतीय यात्रियों की मौत पर गहरा गम व्यक्त किया है और भारत सरकार और भारतीय जनता के प्रति हार्दिक तहकीक प्रकट की है। सफारत खाना शोक संतप्त परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता है और खुदा से मृतकों की आत्मा की सुकून और रहमत तथा उनके परिवारजनों को धैर्य और ताकत देने की दुआ करता है। सऊदी अरब से पत्रकार और मीडिया एडवाइजर सऊद हाफिज ने इस हादसे पर ट्वीट करते हुए लिखा, मदीना सऊदी अरब के पास एक भयानक बस टैंकर हादसे में 40 से ज्यादा भारतीय यात्रियों की मौत की आशंका है। मृतक ज्यादातर भारतीय हैं, जिनमें कुछ हैदराबाद के भी बताए जा रहे हैं। पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं। घायल लोगों के जल्दी ठीक होने के लिए दुआ करता हूँ। कैराना सांसद इकरा हसन ने लिखा, एक्स पर बेहद अफसोसनाक खबर है। सऊदी अरब में उमराह करने गए 42 हिंदुस्तानी भाइयों की बस हादसे में मौत हो गई है, जो कि दिल दहलाने वाली संख्या है। अल्लाह ताला इनके परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। सऊदी अरब में हादसे पर AIM नेता वारिस पठान का बयान ANI ने शेयर करते हुए लिखा, आज सुबह जैसे हमारे पार्टी अध्यक्ष ओवैसी साहब को इस हादसे की खबर मिली, उन्होंने तुरंत सऊदी अरब में भारतीय दूतावास से संपर्क किया और मंत्रालय से भी बात की। हम पूरी तरह मदद और तालमेल में लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने अपने परिजनों के शव भारत लाने की मांग की है। इस बारे में हर तरह की सहायता देने के लिए ओवैसी साहब लगातार तालमेल कर रहे हैं। हमारे स्थानीय MLA वाजिद हुसैन और AIM की टीम मृतकों के परिवारों से लगातार संपर्क में है और उनकी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा एक टीम सऊदी अरब भी भेजी गई है ताकि सहयोग और मजबूत हो सके। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वो हर संभव कदम उठाए। भारत और सऊदी अरब की सरकारें मिलकर जल्द से जल्द मृतकों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया पूरी करें। इस रिपोर्ट की तीसरी खबर में आपको बताएंगे, लाल किला ब्लास्ट को क्या CNG से जोड़ने वाली बात सही थी। इस पर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने बड़ा खुलासा किया। 10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किले के पास हुई हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत के बाद सोशल मीडिया पर इस धमाके की वजह को लेकर तरह तरह की अटकलें शुरू हो गई।
पुलिस के अनुसार एक धीमी गति से चल रही हुंडई i20 कार लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास लगभग 6:52 पर फट गई। कुछ रिपोर्ट्स इस धमाके को एक संभावित आतंकी मॉड्यूल से जोड़ रही थी, लेकिन पुलिस अभी भी जांच में जुटी है। इसी बीच कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि ये धमाका आतंकी घटना नहीं बल्कि कार में लगे सीएनजी सिलेंडर के फटने से हुआ था, क्योंकि दिल्ली में सीएनजी वाहन आम है। एक्स हैंडल टीम 7 ने 10 नवंबर को पोस्ट किया कि ये ट्रेजिक सीएनजी सिलेंडर एक्सप्लोजन था और इस जानकारी का श्रेय स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस रविंद्र सिंह यादव को दिया। पोस्ट में लिखा था कि शाम के व्यस्त समय में रेड फोर्ट मेट्रो के पिकअप जोन में धमाका होने और आग फैलने की वजह से इतनी ज्यादा हताहती हुई। बाद में ये पोस्ट हटा दिया गया। वहीं एक्स अकाउंट आजाद फैक्ट चेक ने दावा किया कि धमाके को आतंकी हमला बताना एक इंडियन मिलिट्री रन एक्स हैंडल की ओर से फैलाया गया दुष्प्रचार है। उन्होंने सीएनजी सिलेंडर की तस्वीर भी साझा की और कहा कि यही सिलेंडर फटा था तथा दिल्ली पुलिस उसके पास खड़ी दिखाई दे रही है। इस पोस्ट को लाखों लोगों ने देखा। इसके अलावा न्यूज चैनल रिपब्लिक ने भी शुरुआत में रिपोर्ट किया कि पुलिस सूत्रों ने ब्लास्ट का कारण सीएनजी सिलेंडर बताया है। इस खबर पर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई थी। आपको बता दें कि जब ऑल्ट न्यूज ने इसकी जांच की तो पता चला कि स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव का ऐसा कोई बयान कहीं दर्ज नहीं है, ना तो किसी प्रमुख समाचार रिपोर्ट में और ना ही स्पेशल सीपी या दिल्ली पुलिस के किसी आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस तरह की कोई जानकारी जारी की गई। ऑल्ट न्यूज ने जब सीधे स्पेशल सीपी के कार्यालय से संपर्क किया तो उनकी ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया कि वायरल बयान पूरी तरह मनगढ़ंत और फेक है। इसके बाद पीआईबी फैक्ट चेक ने भी पुष्टि की कि स्पेशल सीपी ने सीएनजी ब्लास्ट को लेकर कोई बयान नहीं दिया था। इस तरह सोशल मीडिया पर फैल रहा दावा कि धमाका सीएनजी सिलेंडर की वजह से हुआ था पूरी तरह झूठे और फैब्रिकेटेड बयान पर आधारित है। पुलिस अभी भी धमाके के असली कारण की जांच कर रही है और सरकार ने भी रेजोल्यूशन पारित कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भी इस पर बयान आ चुका है। एक यूजर उमा शंकर सिंह ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी। मोदी सरकार कैबिनेट की तरफ से पास रेजोल्यूशन में लाल किले के पास हुए कार धमाके को आतंकवादी कार्रवाई करार दिया और उसकी कड़ी निंदा की है। गौरतलब है कि देश विरोधी ताकतों की बात की गई है, लेकिन किसी पाकिस्तानी आतंकी संगठन या सीमा पार आतंकवाद का जिक्र नहीं किया गया है। अलबत्ता जांच की बात पर जोर दिया गया है। अब इसी दौरान एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। नरेंद्र नाथ मिश्रा नाम के एक्स यूजर ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी। दिल्ली में लाल किला आतंकी हमला आत्मघाती आतंकी हमला था, जांच एजेंसी की पुष्टि। एनआईए जांच के अनुसार आत्मघाती आतंकी ने पूरी योजना के साथ हमला किया। देश में आत्मघाती आतंकी हमले की पहली वारदात। एनआईए में सूत्रों के उस खबर को गलत साबित कर दिया जिसमें कहा गया था कि हड़बड़ी में विस्फोट कर दिया। इस रिपोर्ट में चौथी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आतंकी उमर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये पूरा वीडियो लगभग 1 मिनट 20 सेकंड का है। उमर का दावा है कि सुसाइड बॉम्बिंग के विरुद्ध कई तर्क दिए जाते हैं, लेकिन वो सभी विरोधाभासी हैं। वो कहता है कि जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि उसकी मौत एक विशिष्ट जगह और समय पर होगी, तो वो मौत की जो स्वाभाविक धारणा है उसके ठीक उलट काम करता है। वो कह रहा है आत्मघाती बम विस्फोट के खिलाफ कई तर्क और विरोधाभास दिए गए हैं। शहादत अभियान तब होता है जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि वो किसी खास जगह पर किसी खास समय पर निश्चित रूप से मरेगा। वो उस धारणा के खिलाफ जाता है कि कोई स्पेसिफिक व्यक्ति मरने वाला है, वो किसी खास परिस्थिति में मरने वाला है। उमर की इस वीडियो पर असुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, एक पुराने वीडियो में दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी उमर नबी को आत्मघाती हमले को शहादत बताते हुए देखा गया है। वो कहता है कि इसे गलत समझा गया है, लेकिन इस्लाम में खुदकुशी हराम है और बेकसूर लोगों की हत्या बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसे हमले देश के कानून के भी खिलाफ है। इसमें कोई गलतफहमी नहीं, ये सीधा आतंकवाद है। ऑपरेशन सिंदूर और महादेव के दौरान अमित शाह ने संसद में कहा था कि पिछले 6 महीनों में कोई भी स्थानीय कश्मीरी आतंकी संगठन में शामिल नहीं हुआ, तो फिर ये ग्रुप आया कहां से? इस ग्रुप का पता पहले क्यों नहीं चला? आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आरजे साइमा ने गुस्से का इजहार करते हुए एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, मुख्य धारा की न्यूज मीडिया उस आतंकी का इतना डरावना वीडियो क्यों दिखा रही है? ये बहुत परेशान करने वाला है। पीड़ितों के परिवारों के लिए ये कितना दर्दनाक होगा, सोचकर ही दिल दुखता है। टीआरपी के लिए इस तरह की सनसनी फैलाना बहुत गलत है, इसकी पूरी तरह निंदा की जानी चाहिए। उसके बाद आरजे साइमा ने गवर्नमेंट एडवाइजरी शेयर की, साथ ही अपने ट्वीट में लिखा, धन्यवाद भारत सरकार जो मीडिया चैनलों से ऐसे वीडियो दिखाते समय संयम बरतने को कह रही है। कृपया सनसनीखेजी नहीं, सच्ची पत्रकारिता करे। एडवाइजरी में लिखा है, इस छवि में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सभी निजी टीवी चैनलों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। कुछ न्यूज चैनल हाल की घटनाओं से जुड़े आरोपियों के वीडियो और ऐसा कंटेंट दिखा रहे हैं जो हिंसा को सही ठहराता है या विस्फोटक बनाने जैसी गलत जानकारी देता है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी प्रसारण सामग्री से हिंसा भड़क सकती है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
टीवी चैनलों को कड़े नियमों का पालन करने को कहा गया है ताकि अश्लील, झूठी या भ्रामक जानकारी न दिखाई जाए, हिंसा भड़काने या राष्ट्र विरोधी रवैया बढ़ाने वाली सामग्री ना हो, देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें ना दिखाई जाए, चैनलों को हवाला, हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले दृश्य न दिखाने की सलाह दी गई है। ये एक औपचारिक सरकारी निर्देश है कि मीडिया संवेदनशील मामलों पर जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करे। आइए अब रुक करते हैं रिपोर्ट की 5वीं खबर की तरफ। गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद अक्सर मुसलमानों के खिलाफ विवादित और आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं। हेट स्पीच मामले में यति नरसिंहानंद के खिलाफ 20 से ज्यादा FIR दर्ज है और अब उन्होंने नेम प्लेट देखकर मुसलमान डॉक्टरों से इलाज न कराने की अपील की। यति नरसिंहानंद के विवादित बयान के खिलाफ सभी समुदाय के लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं यति नरसिंहानंद के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि नरसिंहानंद ने जो बयान दिया है वो बेहद नासमझी वाला है और दो समुदाय के बीच में खाई खोदने वाला है। उन्होंने कहा, डॉक्टरों की कोई जात बिरादरी नहीं होती है, मरीज के लिए वो भगवान की तरह होता है। यति नरसिंहानंद के इस बयान को लेकर एक एक्स यूजर राहुल ने लिखा, ये लोग आखिर सोच क्या रहे हैं। मेरी अपनी माँ का ब्रेन ट्यूमर एक मुस्लिम डॉक्टर ने ठीक किया था। आज 2 साल हो गए, मेरी माँ बिल्कुल स्वस्थ है। मेरे लिए तो वो डॉक्टर किसी नेमत से कम नहीं। इससे पहले उन्हें IGIMS और PMCH लेकर गया था। वहाँ के डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, यहाँ से ले जाओ, ये बच नहीं पाएंगी। लेकिन डॉक्टर सिद्दीकी ने बहुत ध्यान से इलाज किया, कम पैसे लिए और पूरा इलाज सफलतापूर्वक किया। अगर लोग ऐसे अच्छे डॉक्टरों का ही बहिष्कार करने लगे तो आम लोगों का क्या होगा। बता दें, यति नरसिंहानंद मुस्लिमों के खिलाफ अपने उकसाने वाले बयानों के लिए कुख्यात है। नरसिंहानंद ने हालिया दिनों वीडियो बयान में अल फलाह यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दारुल उलूम देवबंद को आतंकी अड्डे करार दिया था। इतना ही नहीं, नरसिंहानंद ने इन शिक्षण संस्थानों को सेना भेजकर तोपों से उड़ाने की मांग की थी। आपको बता दें कि दिल्ली लाल किला हमले को नफरती चिंटू लगातार मुसलमानों से जोड़ रहे हैं और मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, जबकि मुसलमान हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहे हैं और इस पूरे हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं और सरकार ने भी रेजोल्यूशन पारित कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भी इस पर बयान आ चुका है। एक यूजर उमा शंकर सिंह ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी। मोदी सरकार कैबिनेट की तरफ से पास रेजोल्यूशन में लाल किले के पास हुए कार धमाके को आतंकवादी कार्रवाई करार दिया और उसकी कड़ी निंदा की है। गौरतलब है कि देश विरोधी ताकतों की बात की गई है, लेकिन किसी पाकिस्तानी आतंकी संगठन या सीमा पार आतंकवाद का जिक्र नहीं किया गया है। अलबत्ता जांच की बात पर जोर दिया गया है। अब इसी दौरान एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। नरेंद्र नाथ मिश्रा नाम के एक्स यूजर ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी, दिल्ली में लाल किला आतंकी हमला आत्मघाती आतंकी हमला था, जांच एजेंसी की पुष्टि। NIA जांच के अनुसार आत्मघाती आतंकी ने पूरी योजना के साथ हमला किया। देश में आत्मघाती आतंकी हमले की पहली वारदात। NIA में सूत्रों के उस खबर को गलत साबित कर दिया जिसमें कहा गया था कि हड़बड़ी में विस्फोट कर दिया। इस बुलेटिन की छठी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आजम खान 23 महीने जेल में बिताने के बाद इसी साल 23 सितंबर को रिहा होकर बाहर आए थे, लेकिन रिहाई को 2 महीने भी नहीं हुए कि उन्हें अब फिर से वापस जेल जाना पड़ा है। इस बार उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला भी साथ में जेल गए। दोनों को रामपुर के MP MLA स्पेशल कोर्ट ने सोमवार 17 नवंबर को 7-7 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद पुलिस जब उन्हें रामपुर जेल लेकर पहुंची तो आजम खान काफी निराश नजर आ रहे थे। उन्होंने जेल में जाने से पहले वहां मौजूद मीडिया से कहा, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने गुनहगार समझा तो सजा सुनाई है। आजम खान की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब देख रहे हैं। बता दें कि आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को अदालत ने 2 पैन कार्ड मामले में दोषी करार दिया है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने ये केस दर्ज कराया था। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव लड़ने के नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने अपनी उम्र ज्यादा दिखाने के लिए दूसरा पैन कार्ड बनवाया। इस पूरे मामले को लेकर एक और बात सामने आ रही है, जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी के भी 2 पैन कार्ड है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने ट्रूथ ऑफ गुजरात नाम के एक्स यूजर की पोस्ट को शेयर किया, जिसमें लिखा है, क्या स्मृति ईरानी के पास 2 पैन कार्ड है? क्या ये आयकर कानून के तहत अपराध है? मोहम्मद जुबैर ने लिखा, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 2 पैन कार्ड रखने के मामले में 7 साल की जेल की सजा हुई है। सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, स्मृति ईरानी के पास 2 पैन कार्ड हैं, तो उन्हें कितने साल की सजा मिली? एक ही देश में एक ही जुर्म के लिए 2 अलग अलग कानून, एक आदमी जेल जाता है और दूसरे पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इन्होंने भी एक एक्स यूजर कपिल के ट्वीट के स्क्रीनशॉट को शेयर किया है, जिसमें लिखा है,
तो हमारी एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी के पास सिर्फ कई डिग्रियां ही नहीं बल्कि 2 अलग-अलग पैन नंबर भी हैं। दोनों एक्टिव दिख रहे हैं। आपको बता दें कि मामले में थाना सिविल लाइन में धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने सभी पहलुओं की सुनवाई के बाद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराया है। इसी तरह की तमाम पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही है। हालांकि इस मामले पर अब तक आयकर विभाग या स्मृति ईरानी का कोई बयान सामने नहीं आया है। गली न्यूज इन वायरल दावों की पुष्टि नहीं करता है। रिपोर्ट की सातवीं बड़ी खबर भी सियासत के गलियारों से आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में साल 2025 में पार्टी साल 2020 के नतीजे दोहराती नजर आई है। एक बार फिर सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीटों पर AIM 5 सीटों पर जीत चुकी है। बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिले में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी AIM ने जीत दर्ज की है। वहीं ओवैसी की पार्टी की वजह से NDA को भी बड़ा फायदा हुआ है। हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM ने बिहार में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया और 5 सीटों पर जीत दर्ज की। बिहार में मिली जीत पर ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने जीतने वाले उम्मीदवारों को बधाई दी। ओवैसी ने कहा कि अख्तरुल ईमान साहब, गुलाम सरवर, तौसीफ आलम, मुर्शिद आलम को जीत हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई। ओवैसी ने उनकी पार्टी को वोट करने वाले मतदाताओं का भी धन्यवाद दिया। ओवैसी ने कहा कि बिहार में उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत मेहनत की। उन्होंने कहा कि AIM को बिहार में जीत दिलाने के लिए मालेगांव, दिल्ली, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल और झारखंड को पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे और उन्होंने जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी ने ANI से बात करते हुए कहा, मैं सीमांचल के लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे 5 उम्मीदवारों को फिर से जिताया। हमने सीमांचल के लिए ये लड़ाई 11 साल पहले शुरू की थी और आज भी वहां के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। मैं जुबली हिल्स उपचुनाव में जीतने पर नवीन यादव को बधाई देता हूं और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का भी शुक्रिया, जिन्होंने मुझे बिहार की जीत पर बधाई दी। मैं NDA की बड़ी जीत की उम्मीद तो कर रहा था, लेकिन 200 सीटें इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी। जो भी है, ये बिहार के लोगों का फैसला है और हमें इसे पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए। रचनात्मक सहयोग करेंगे, मैं सीमांचल आता जाता रहूंगा। वहीं मुस्लिम स्पेसेस ने भी असुद्दीन ओवैसी के बयान को शेयर करते हुए लिखा, मैं बिहार के अवाम का शुक्रगुजार हूँ। AIM के बिहार चुनाव में 5 सीटें जीतने पर असुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैंने कहा था तेजस्वी यादव भाजपा को नहीं हरा सकते हैं। MY समीकरण में मुसलमान सिर्फ वोट डालने वाले बन के रह गए हैं। हमें अपना राजनीतिक नेतृत्व खड़ा करना होगा। आपको बता दें कि PTI ने भी असुद्दीन ओवैसी की जीत के बाद उनके बयान को ट्वीट करते हुए लिखा, हम सीमांचल बिहार के गरीबों और दबे कुचले लोगों के इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हम सीमांचल की बुनियादी समस्याओं को हल करने पर काम करेंगे। मैंने वादा किया था कि हर 6 महीने में एक बार सीमांचल जाऊंगा, मैं जाता रहूंगा। हम अपने विधायकों के काम की भी समीक्षा करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट के बारे में उन्होंने कहा, हम इस घटना की निंदा करते हैं। मैं उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, जिनके अपने इन जालिमों के हाथों मारे गए। उन्होंने इंसानों को मारा, हिंदू भी थे, मुसलमान भी और गरीब लोग, जिनमें कुछ दूर से खरीदारी करने आए थे। ये बेहद दुखद और तकलीफदेह घटना है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ये साफ है कि इस हमले की कड़ी पाकिस्तान में मौजूद एक आतंकवादी संगठन से जुड़ती है। हम खुलकर आतंकवाद की निंदा करते हैं। आतंकवाद को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और न ही उसके साथ कोई समझौता होना चाहिए। बात चल रही है राजनीति की, तो हम आपको इस रिपोर्ट की 8वीं खबर जो बताने जा रहे हैं आपको हैरान और परेशान कर देगी। बिहार में NDA की बड़ी जीत के बाद असम के मंत्री अशोक सिंघल ने गोभी के खेत की फोटो पोस्ट की। कई लोगों ने इसे 1989 के लोगई नरसंहार से जोड़कर देखा, क्योंकि उस समय दंगों में मारे गए मुसलमानों के शवों को छिपाने के लिए खेत में दफनाकर ऊपर गोभी और पत्ता गोभी के पौधे लगा दिए गए थे। इसी वजह से गोभी की तस्वीर आज भी उस दर्दनाक घटना का संकेत मानी जाती है। 2025 में नागपुर हिंसा और कर्नाटक बीजेपी के एक मीम में भी ऐसा ही संदर्भ देखा गया था। इस पूरे मामले पर गार्गी रावत नाम की एक्स यूजर ने ट्वीट किया, एक मंत्री का किसी नरसंहार की तरफ इशारा करना। हम सब जानते हैं कि गोभी फार्मिंग का मतलब क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि बिहार की जीत का ऐसा मतलब निकालना ठीक है। वहीं गार्गी रावत के ट्वीट पर एक और एक्स यूजर ने लिखा, बीजेपी के नेता बिहार के जनादेश को ऐसे समझ रहे हैं मानो लोगों ने पूरी एक समुदाय को खत्म करने के लिए वोट दिया हो। आपको बता दें कि भागलपुर दंगे 24 अक्टूबर 1989 को शुरू हुए और करीब 2 महीने तक चले। हिंसा भागलपुर शहर और लगभग 250 गांवों में फैल गई। इन दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें लगभग 900 मुसलमान थे और करीब 50,000 लोग बेघर हो गए। दंगे राम जन्मभूमि आंदोलन बढ़ते तनाव और भड़काऊ अफवाहों के बीच भड़के, खासकर जब तटरपुर इलाके में रामशीला जुलूस के दौरान नारेबाजी, बम फेंके जाने और पुलिस फायरिंग से हालात बिगड़ गए। सबसे भयंकर घटना लोगइन गांव में हुई, जहां लगभग 4000 लोगों की भीड़ ने 116 मुसलमानों की हत्या कर दी। शवों को खेत में दबाकर सब्जियों के पौधे लगा दिए गए थे। लगभग 25 दिन बाद ADM AK सिंह ने ये मामला उजागर किया।
नया बाजार में 18 लोग, जिनमें 11 बच्चे, और चांदेरी में 61 शव भी मिले। सरकार के अनुसार कुल 1070 मौतें और भारी तबाही दर्ज हुई। बाद की जांचों ने पुलिस और प्रशासन की नाकामी बताई और वर्षों तक चले मामलों के कारण पीड़ितों को पूरा न्याय नहीं मिला। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। इस बुलेटिन की 9वीं बड़ी खबर कुछ ऐसी ही है। नफरत फैलाने वाले मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ कितनी ही जहर उगल ले, लेकिन ये रिपोर्ट सभी नफरती चिंटुओं के लिए एक तमाचा है। जी हाँ, PEW रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। इस्लाम है दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक PEW रिसर्च सेंटर ने दुनिया में धर्मों की आबादी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट कहती है कि इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बड़ा धर्म बन गया है। हालांकि ईसाई धर्म दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों का धर्म है, लेकिन पिछले 10 सालों में मुस्लिम आबादी कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम आबादी 2010 में 1.6 अरब थी, जो 2020 में बढ़कर 2 अरब के करीब हो गई, यानी 347 मिलियन की बढ़ोतरी। दुनिया की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 23.8% से बढ़कर 25.6% हो गई। वहीं ईसाई आबादी 2.18 अरब से बढ़कर 2.30 अरब तो हुई, लेकिन दुनिया में उनकी हिस्सेदारी 30.6% से घटकर 28.8% रह गई। धर्मनिरपेक्ष या बिना धर्म वाले लोग बढ़कर 24.2% हो गए हैं। वहीं ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2070 के दशक में इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है। इस रिसर्च के सामने आने के बाद मिर्जा नाम के एक्स यूजर ने ट्वीट किया, PEW रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता धर्म बन रहा है। इसमें केवल जनसंख्या का बढ़ना ही नहीं, बल्कि इस धर्म की सार्वभौमिकता, सरलता और इंसानियत की शिक्षा भी शामिल है। इस्लाम ने हमेशा इंसान के मूल अधिकारों, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद और समाज में न्याय और समानता की बात की है। यही वजह है कि लोग इस धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसके संदेश में भाईचारा, सहिष्णुता और संयम है, जो आधुनिक दुनिया में भी लोगों को जोड़ता है। ये सिर्फ संख्या में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी अपने प्रभाव की वजह से तेजी से फैल रहा है। हमें इस बढ़ती समझ और जागरूकता को देखकर समाज में आपसी सम्मान और भाईचारे को मजबूत करना चाहिए। इस्लाम की यही खूबी है कि वो न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आपको बता दें कि PEW की रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया में धर्मों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। इस वक्त इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला बड़ा धर्म बन गया है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि आने वाले वक्त में दुनिया और ज्यादा विविध और मिलना जुला समाज बनेगी। इसलिए जरूरी है कि हम मजहबी और सांस्कृतिक विविधता वाले मुस्तकबिल के लिए तैयार रहें। और आज की इस रिपोर्ट की 10वीं खबर कुछ खास है, जिसको देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक चोर दुकान में चोरी करने के इरादे से घुसता है, लेकिन वहाँ जो होता है वो सबको हैरान कर देता है। वीडियो में दिखता है कि पाकिस्तान में एक चोर दुकान लूटने आता है, तभी दुकान वाले की छोटी बेटी उसे एक टॉफी दे देती है। लड़की की मासूमियत देखकर चोर का दिल पिघल जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, चोर ने वहीं अपने चोरी किए हुए सारे सामान वापस कर दिए और बिना किसी नुकसान के दुकान से चला गया। तेहरान टाइम्स ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, पाकिस्तान में एक चोर का दिल बदल गया। दुकान लूटने के बाद दुकान वाले की छोटी बेटी ने उसे एक टॉफी दे दी। टॉफी पाकर चोर इतना पिघल गया कि उसने अपनी सारी चोरी की हुई चीजें वापस कर दी। लोग इस वीडियो को मासूमियत की जीत बताकर शेयर कर रहे हैं और अपने अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, इस बात का सबूत है कि लोगों के प्रति छोटे छोटे प्यार भरे काम हमारी समाज में बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक और एक्स यूजर ने लिखा, एक छोटी लड़की की मासूमियत ने वो कर दिखाया जो डर नहीं कर सका। उसने एक चोर के दिल में इंसानियत जगा दी। ये याद दिलाता है कि दयालुता में अभी भी लोगों को बदलने की ताकत है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, प्यार पूरी दुनिया को जीत सकता है। इसी वजह से दुनिया के बड़े नेताओं को इससे सबसे ज्यादा डर लगता है। आपको बता दें कि एक्स ने अपने कम्युनिटी नोट्स में लिखा है, गलत जानकारी, ये वीडियो असली नहीं है। ये पाकिस्तान के कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने मिलकर बनाया हुआ स्क्रिप्टेड वीडियो है। इसे YouTube पर डाला गया था और उसकी डिस्क्रिप्शन में साफ लिखा था कि ये एक बनाया हुआ सीन है। गली न्यूज भी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और खबरों के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे।